नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं सारस्वत और आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक है। अध्याय 3 हमारा समाप्त हो चुका है और अध्याय 4 हम में है हमारा युगों का दौर, जिसमें कि हम पार्ट फर्स्ट है। ये हमारा भाग 1 है और हम प्रश्नोत्तरी से शुरुआत कर रहे हैं। प्रश्नोत्तरी में हम कवर करना चाहेंगे सारे टॉपिक्स को, जिससे हमें अलग ना वीडियोस को देखना पड़े और ये शॉर्टली आपका प्रश्नोत्तरी भी तैयार हो जाएगा और आप उसके बारे में बहुत ही जान भी पाएंगे। एक तरह से ये प्रश्नोत्तरी सहित आप नोट्स समझ सकते हैं कि जिसमें जो है सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में जो होंगी वो हम प्रश्नोत्तरी के टाइटल से आपको जो है बता दिया करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। युगों का दौर पार्ट फर्स्ट प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित है। प्रश्न 1, कौन राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? कौन राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? इसका उत्तर है भारतीय यूनानी मेनांडर के ऊपर भारतीय चेतना का गहरा प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। यह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों ने उसकी लोक प्रसिद्धि एक संत के रूप में हुई है। ठीक है, अब जो है राजा मिलिंद के नाम से ये प्रसिद्ध होता है। ये भारतीय यूनानी मेनांडर इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये यूनानी था और ये भारत जब आया तो भारत की जो संस्कृति थी उसने इसको जो है गहरा प्रभाव पड़ा है इसके ऊपर और वह बौद्ध हो गया तथा वहाँ के लोगों ने उसको राजा मिलिंद के नाम से जो है बाद में प्रसिद्ध किया। ठीक है, और बौद्ध आख्यानों ने उसकी जो है लोक प्रसिद्धि एक संत के रूप में की गई। बौद्ध आख्यानों में जो है उसकी जो लोक प्रसिद्धि है वो एक संत के रूप में की गई है। प्रश्न 2, हेलियोदो क्या है? भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है। ठीक है, भारत के मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप के निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है जो हेलियोदो स्तंभ के नाम से जानी जाती है। ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है, उसी को जो है हेलियोदो स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसका समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी है। इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा हुआ है। ठीक है, अब हेलियोदो क्या है? हेलियोदो मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है जो हेलियोदो स्तंभ के नाम से जानी जाती है। इसका समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी है। इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। प्रश्न 3, कनिष्क का परिचय दीजिए। कनिष्क कुषाण वंश का एक शक्तिशाली राजा था। यह बौद्ध कथाओं का नायक है जिसमें उसके महान कार्यों का वर्णन किया गया है। अब कनिष्क जो है कुषाण वंश का एक शक्तिशाली राजा था। ठीक है, इसने ही जो है सिल्क रूट को अपने नियंत्रण में किया था। यह बौद्ध कथाओं का नायक है जिसमें उसके जो महान कार्य हैं इन सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। अब आता है प्रश्न 4, तक्षशिला विश्वविद्यालय में भारतीयों की मुलाकात जो है किनसे होती है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में भारतीयों की मुलाकात सीदियनों, यूइचियों, ईरानियों, बाक्ट्रियन यूनानियों, तुर्की और चीनियों से हुई। अब किससे हुई? तो सीदियनों, यूइचियों, ईरानियों, बाक्ट्रियन यूनानियों और तुर्की और चीनियों से जो है होती है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित कर रही थीं। इनके आपसी प्रभावों के कारण मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जो है जन्म लिया था। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न 4 का उत्तर ये रहा। प्रश्न 5 है, किस काल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया? ठीक है, किस काल में, किस समय में जो है बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बटा? हीनयान और महायान, यही 2 संप्रदाय थे
जो बौद्ध धर्म से अलग हुए थे। बौद्ध धर्म जब दो संप्रदायों में बटा था तो वो दोनों संप्रदाय जो है एक हीनयान था और एक महायान था। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं और इसमें बहुत ही विख्यात पूरा विस्तारित व्याख्या सहित आपको मिल जाएगा, जिससे आपको जो है किताब में जो लिखी कहानियाँ हैं वो सभी जो है प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत आपको प्राप्त होती जाएंगी। उत्तर 5, कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया। किसके काल में? तो कुषाण के काल में, जब कुषाण का पीरियड था, कुषाण डायनेस्टी का पीरियड था, तभी जो है बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया। महायान और हीनयान, उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। ठीक है, महायान और हीनयान जो है इन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए। ठीक है, भारतीय परंपरा के अनुसार जो है बड़ी बड़ी सभाओं में जो है इन सारी छोटी मोटी समस्याओं का जो है विवाद, इन सभी समस्याओं पर जो है विवाद आयोजित किया जाने लगा। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इन विवादों में एक का नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है। यह नाम नागार्जुन का है। ठीक है, इन सभी में जो है इन अलग नाम एक दिखाई पड़ता है, विशिष्ट दिखाई पड़ता है, जिनका नाम है नागार्जुन, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। ईसा की पहली शताब्दी में नागार्जुन हुए, जो इन बहुत से देश के इस बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इन विवादों में एक का नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता था, जिनका नाम था नागार्जुन, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। इनका व्यक्तित्व महान था। ये बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, बौद्ध शास्त्र और भारतीय दर्शन के दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। अब किनके कारण महायान की विजय हुई? तो नागार्जुन के कारण महायान की विजय हुई। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन ईसा की पहली शताब्दी में हुए थे। इनका व्यक्तित्व महान था और ये बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। महायान के सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। ठीक है, महायान के जो सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स थे, वे जो है चीन में भी इनका प्रचार प्रसार हुआ। लंका और वर्मा हीनयान को मानते रहे। वर्मा इस समय वर्तमान में म्यांमार, ठीक है, इन हीनयान को ये लोग मानते रहे। ठीक है, महायान की विजय जो है नागार्जुन द्वारा हुई। प्रश्न 6, हर्षवर्धन का परिचय दीजिए। हर्षवर्धन कौन थे? हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे। ठीक है, कहाँ के राजा थे? कन्नौज के राजा थे। उन्होंने उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। ठीक है, हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे। उन्होंने जो है उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। एक बौद्ध होता है, एक कट्टर बौद्ध होता है। ठीक है, जिसमें कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। कट्टर बौद्ध यानी कि और कुछ नहीं, सिर्फ बौद्ध ही थे। उनका महायान संप्रदाय उनके अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। ठीक है, उनका जो महायान संप्रदाय था अनेक रूपों में जो है हिंदूवाद से मिलता जुलता था। अब जो महायान संप्रदाय था वो इन्हीं हर्षवर्धन का था। ठीक है, उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। ठीक है, बौद्ध धर्म भी मानते थे और हिंदू धर्म, दोनों को ये जो है बढ़ावा दिए। उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन त्सांग भारत आया था। हुआन त्सांग जो है भारत जो है चीनी यात्री था एक। इन्हीं के समय में जो है प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन त्सांग भारत में आया था। हर्षवर्धन कवि और नाटककार थे और उसकी प्रशस्ति का नाम हर्षचरित है और कवि बाणभट्ट द्वारा रचित है। ठीक है, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट हर्षवर्धन की प्रशस्ति हर्षचरित में जो है इनका उल्लेख करते हुए, मतलब प्रशस्ति का तो अर्थ ही होता है कि राजा की बड़ाई में लिखे जाने वाले शब्द, टेक्स्ट, उसी को प्रशस्ति बोल देते हैं।
प्रश्न 7, दक्षिण भारत किन विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध था। अब दक्षिण भारत जो था वो किन किन कारणों से, किन किन विशेषताओं से प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, सी रूट से जो है ट्रेडिंग जो है ये करता था दक्षिण भारत। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी। इनके पानी के जहाज़ दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। वहाँ यूनानियों की बस्तियां थीं और रोमन सिक्के भी वहाँ पाए गए थे। अब दक्षिण किस लिए प्रसिद्ध था? बारीक दस्तकारी के लिए प्रसिद्ध था तथा समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उनकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और इनके पानी के जहाज़ दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे और वहाँ यूनानियों की बस्तियां थीं तथा रोमन के सिक्के भी वहीं पाए गए। ठीक है, आशा है प्रश्न 7 समाप्त। अब प्रश्न 8 आता है हमारा, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजवंशों का परिचय दीजिए। अब दक्षिण भारत के जो प्रसिद्ध राजवंश हैं इनके हम परिचय को देख लेते हैं। दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी ऐसे राज्य हैं जो 200, 300 वर्षों तक कायम रहे हैं। इनमें सभी राजवंश देसी थे। अब दक्षिण भारत में प्रसिद्ध राजवंशों का जब हमें परिचय देना है या उनके बारे में कौन कौन से थे उनको बताना है तो दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट और के अलावा और भी ऐसे राज्य हैं जो 200, 300 वर्षों तक कायम रहे हैं और इनमें सभी राजवंश देसी थे, यानी कोई विदेशी राजवंश आकर के बसा नहीं था, सभी भारत के ही थे। प्रश्न 9 है, आपको यहाँ कुछ किताबों के नाम दिख रहे होंगे या नाटक हैं और इधर उनके लेखक के नाम हैं। प्रतिमा नाटक भास का है, अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास, बुद्धचरित अश्वघोष और मृच्छकटिक शूद्रक का है। शूद्रक का मृच्छकटिक, भास का प्रतिमा नाटक, अश्वघोष का बुद्धचरित, महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम भी हो तो वो भी कालिदास का ही है। ठीक है। प्रश्न 10, कालिदास का परिचय दीजिए। कालिदास कौन थे? कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। कालिदास का समय अनिश्चित है। ठीक है, उनका कोई भी समय नहीं है। ठीक है, आज तक किसी ने फाइंड नहीं कर पाया है कि उनका क्या समय रहा है, वो किस समय थे, पर संभावना यही है कि वह 4वीं शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी में थे। ठीक है, कालिदास संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े कवि थे और नाटककार भी थे। कालिदास का समय अनिश्चित बताया गया, लेकिन वो बताया जाता है कि 4वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी में थे। माना जाता है कि वे विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। अब यहाँ विक्रमादित्य के राज दरबारों में जितने राज दरबारी कवि थे उनमें 9 रत्नों में से वो एक थे। कालिदास की रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग का भाव मिलता है। ठीक है, कालिदास की जो रचनाएं हैं उसमें जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग का भाव मिलता है। इनकी चर्चित पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम है। और एक चीज़ है ध्यान में रखने वाली कि कालिदास के सभी ग्रंथ वैदर्भी रीति में लिखे गए हैं। ठीक है, कोई भी ग्रंथ हो कालिदास का, वो सभी ग्रंथ वैदर्भी रीत में लिखे गए हैं। अगर कुछ ग्रंथ पूछता है तो अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम कालिदास के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इसमें जो है मेघदूतम में यक्ष यक्षिणी का विरह इन्होंने दिया है और यहाँ पे शाकुंतल और दुष्यंत की प्रेम कथा का वर्णन कालिदास करते हुए एक संपूर्ण नाटक जो है अभिज्ञान शाकुंतल लिखते हैं। प्रश्न 11, सर विलियम जोन्स ने संस्कृत भाषा के विषय में क्या बताया है? ठीक है, सर विलियम जोन्स ने जो है संस्कृत भाषा के विषय में क्या बताए हैं? तो सर विलियम जोन्स ने संस्कृत भाषा के विषय में 1784 में कहा था, संस्कृत भाषा चाहे जितनी पुरानी हो उसकी बनावट अद्भुत है। ठीक है, अद्भुत है। सर विलियम जोन्स कहते हैं कि संस्कृत भाषा के बारे में जब कहते हैं तो 1784 में कहते हैं वे,
और संस्कृत भाषा कहते हैं संस्कृत भाषा जितनी भी पुरानी हो लेकिन इसकी बनावट बहुत अद्भुत है। यूनानी भाषा के मुकाबले यह अधिक पूर्ण है, ठीक है, लातीनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है और दोनों के मुकाबले अधिक परिष्कृत है, ठीक है। यूनानी भाषा के मुकाबले ये अधिक मतलब ज़्यादा पूर्ण है, भरी हुई है, तथा जो है लैटिन भाषा के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है, बढ़ चढ़कर है, और दोनों के मुकाबले ये अधिक परिष्कृत है, ठीक है। ऐसी संस्कृत भाषा है, यह दोनों के साथ अधिक मिलती जुलती है, ठीक है, लातीनी और यूनानी, ठीक है, भाषा से ज़्यादा मिलती जुलती है। यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता, यह साफ पहचाना जा सकता है कि इन सभी भाषाओं का स्रोत एक ही है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। उनका अधिकांश शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की देन है, ठीक है। संस्कृत सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है तथा उसका अधिकांश शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की ही देन है। तो संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, ये देव भाषा है, ठीक है। इस प्रकार से हमने जो है आज के इन 11 प्रश्नों को देखा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। इसमें हमने सभी विस्तारित व्याख्यापूर्ण सभी प्रश्नों को हल किया और इससे टेक्स्ट को पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो किताब में लिखा हुआ है, क्योंकि इसने बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। और इससे पहले कि सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भारत की खोज को जब आप क्लिक करेंगे तो सभी अध्याय 1 से लेके अध्याय अभी तक के जितने भी रिसेंटली वीडियोस अपलोड होते जाएंगे उस प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे और आप संपूर्ण भारत की खोज को प्रश्नोत्तरी सहित देख सकते हैं। धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशंस, इन्फॉर्मेशन, सभी सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।